हेलो स्टूडेंट्स, जीत आईएएस की ऑनलाइन फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। मैं विनोद उपाध्याय। सबसे पहले जो फिजिक्स हम शुरू कर रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक से शुरू करेंगे। क्लास ट्वेल्थ की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसी को बीएससी की फिजिक्स के साथ और एमएससी की फिजिक्स के साथ कनेक्ट करते चले जाएंगे। ठीक हो गया? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम शुरू करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और वो सारे क्वेश्चन मैं कवर कराऊंगा। ठीक, कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछता है एग्जामिनर की। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म हम बुक शुरू कर रहे हैं। इसमें जो जो फर्स्ट टॉपिक होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। ठीक है, तो बेसिक से शुरू करेंगे और हायर लेवल तक फिजिक्स को कनेक्ट करते हुए चले जाएंगे। तो जो फर्स्ट टॉपिक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है ये टू वर्ड्स से मिलकर बना है। टू वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? दो शब्दों से मिलकर बना है। तो फर्स्ट जो वर्ड है इसमें ये आता है इलेक्ट्रो। फर्स्ट जो वर्ड है इलेक्ट्रो को हम क्या बोल सकते हैं? चार्ज। इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है? चार्ज और हम इसे इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है? चार्ज और इलेक्ट्रॉन। एंड जो प्लस सेकेंड है वो है स्टैटिक्स। ठीक हो गया? जो सेकेंड वर्ड है वो है स्टैटिक्स। स्टैटिक सेकेंड वर्ड क्या है? स्टैटिक। और स्टैटिक मीन्स क्या होता है? स्टैटिक मीन्स होता है रेस्ट। स्टैटिक मीन्स क्या होता है? रेस्ट बोलेंगे। रेस्ट और स्टेशनरी भी बोल सकते हैं। रेस्ट और स्टेशनरी। ठीक है, रेस्ट और स्टेशनरी भी बोल सकते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक? इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीन्स क्या हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या करेंगे? स्टडी ऑफ चार्जेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमको इसका बेसिक पता होगा तो तभी हम क्या कर सकते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हुआ? स्टडी ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स हुआ स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स क्या हुआ कि स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट मीन्स चार्ज, ये जो हमारे पास ये जो चार्ज है, ये जो Q सपोज इट इज Q1, ठीक है, एंड दिस इज Q1 एंड Q2, दीज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। तो यहाँ जो चार्जेस Q1 और Q2 है दे आर नॉट फ्री टू मूव। ठीक, ये हमेशा रेस्ट में ही रहेंगे। तब हम उस ब्रांच को ऑफ फिजिक्स को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे। ठीक है, तो जो चार्जेस होते हैं वो रेस्ट में होते हैं। तो उससे रिलेटेड जितने भी फिनोमिनाज होते हैं लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स हो गया, वो सारे पॉइंट हम ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच है उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जनरली हम किसकी बात करते हैं? चार्ज की बात करते हैं कि ये चार्ज होता क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज चार्ज क्या होता है? उससे पहले देखो कभी ठीक है, चार्ज होता क्या है? ठीक है, तो चार्ज होने से पहले देखो कभी कुछ व्हाट इज चार्ज। ठीक है, अब सबसे पहले क्या आता है? क्वेश्चन माइंड में आता है कि ये चार्ज है क्या। ठीक है, व्हाट इज चार्ज। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन ही आता है कि ये चार्ज है क्या। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। हम चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे? तो चार्ज को डिफाइन करने के लिए देख, चार्ज क्या होता है। ठीक हो गया, तो चार्ज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखेंगे जो चार्ज होता है किसी भी बॉडी, इट इज द, कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। वेरी इंपॉर्टेंट है, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। due to which a body produces and experiences electric and
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है इसका क्या मीनिंग है? तो चार्ज क्या होता है, हम चार्ज को कैसे डिफाइन करते हैं? चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे? चार्ज मैंने लिखा है कि इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। जो चार्ज है किसी भी सब्सटेंस या किसी भी मैटर का उसकी खुद की प्रॉपर्टी हो, वो खुद की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हो या तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है पढ़ेंगे हम अभी से इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मीन्स, इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आएंगे। इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है या एक्सपीरियंस करता है, तो हम इस फिनोमिना को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज कहेंगे, और इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज कहेंगे। क्लियर? तो रिगार्डिंग ये चार्ज है। अब देखो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट चार्जेस। ठीक हो गया, कुछ सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट चार्जेस। ये व्हाट इज चार्ज हो गया। अब इंपोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ चार्जेस क्या है, देखो इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ ये इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जो इलेक्ट्रिक, ये जो सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक हो गया। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स। ये चार्ज के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं कि सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट चार्ज, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट चार्ज। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट चार्जेस क्या है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर वन, जो पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर जो वन होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो इसकी एसआई यूनिट होती है क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि जो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि ये जो एसआई यूनिट है, ठीक है एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एग्जाम में आता है। एग्जाम में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सब स्टूडेंट्स कर सकते हैं, कुछ ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें जिसने डीपली पढ़ा होगा वही कर सकता है। ठीक है, तो एग्जाम का जो लेक्चरर का जो एग्जाम का पैटर्न है वो बहुत, उसमें बहुत बेसिक आता है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। तो ये भी आ सकता है कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है। तो जो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज होती है जनरली इसको हम क्या कहते हैं, कूलाम, COULOMB। ठीक है, कूलाम। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, कूलाम हो गया। क्लियर? ऐसा यूनिट के बाद देखो अब हम किसको देखते हैं, पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर टू जो होगा, ऐसा यूनिट के बाद हम बात करते हैं सीजीएस यूनिट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सीजीएस यूनिट की बात कर रहे हैं कि सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज होती क्या है, सीजीएस यूनिट क्या होती है। ठीक है, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है इसको भी डिस्कस करेंगे। तो जो सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज होती है इसको हम बोलते हैं स्टेट कूलम, स्टेट कूलम, स्टेट कूलम और स्टेट कूलम और ESU, 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 ESU क्या होता है, ESU स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, ESU स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो जो सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्या होता है, ESU होता है, ESU फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, क्या कोई एक ऐसा रिलेशन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, क्या कोई एक ऐसा रिलेशन है जो सीजीएस और एसआई यूनिट को आपस में कनेक्ट करता है। तो बिल्कुल ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन होता क्या है कि जो 1 कूलम, जो 1 कूलम होता है, 1 कूलम चार्ज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ ESU। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में आ सकता है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1 कूलम और ESU को हम कैसे कोरिलेट करेंगे, 1 कूलम और ESU को हम कैसे कोरिलेट करेंगे। तो जो 1 कूलम इक्वल टू होता है, 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ ESU होगा। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट, ये कन्वर्जन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1 कूलम में कितने ESU होते हैं, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होते हैं। क्लियर? तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी क्या, आप कुछ पॉइंट्स हैं, फोर्थ जो पॉइंट है हमारे पास। ठीक, अब ये जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज, अब एग्जाम में आता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है
वो स्केलर है या वेक्टर है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक ये चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, बोलिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्केलर की वेक्टर, बताइए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, वेक्टर होगा या स्केलर होगा। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव वेक्टर क्वांटिटी में या स्केलर क्वांटिटी में एक ऑप्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज भी होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। डिटेल से पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी मींस दोज क्वांटिटी विच कैन बी स्पेसिफाइड ओनली मैग्नीट्यूड, जिनको हमको स्पेसिफाई या एक्सप्लेन करने के लिए कोई सिर्फ मैग्नीट्यूड ही सफिशिएंट है। जैसे 2 कूलाम की बात करूंगा, ठीक है, तो जहां हमको डायरेक्शन नहीं चाहिए होती, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि 2 कूलाम ईस्ट की ओर चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो देयरफॉर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा स्केलर क्वांटिटी होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट में मूव करते हैं, वेरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग चार्जेस। जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 क्या होता है, अब ये जो आता है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। पॉइंट नंबर 5 क्या है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। और डायमेंशनल एनालिसिस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी कवर कराएंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज क्या होता है, ठीक है, डायमेंशनल और फॉर्मूला ऑफ चार्ज क्या होता है, अब इसको डिस्कस करेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या जानते हैं, ठीक है, वी नो दैट, हम डायमेंशनल फॉर्मूला हम किसी का भी निकाल सकते हैं, बस हमको उस फिजिकल क्वांटिटी को रिलेट करना आना चाहिए। तो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू एनी कंडक्टर, ठीक है, किसी भी कंडक्टर में 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो हो रहा है दैट इज मेजर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक हो गया। तो अब हमको यहाँ करंट से तो कुछ करना है नहीं, हमको किससे काम है, इलेक्ट्रिक चार्ज से मतलब है, ठीक है। मुझे चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला हम यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकालेंगे, Q इक्वल टू आई टी आ जाएगा, Q इक्वल टू क्या आएगा, आई टी आ जाएगा, और आई यू नो दैट, ठीक है, Q इक्वल टू आई टी, और आई टी आई फॉर करंट, और जो करंट का जो एसआई यूनिट होती है उसको हम किस में मेजर करते हैं, करंट ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी, और जो इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है ए होता है, और जो टाइम टी टाइम का क्या डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, टी होगा। तो यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा, ए टी इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग चार्ज, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग जो चार्ज होगा, वो नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है, नेक्स्ट पॉइंट ये है प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि जो ये क्वेश्चन आता प्रॉपर्टी नंबर 6, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने तो बोला कि एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट तो हमने बोल दिया कि कूलाम है, और सीजीएस यूनिट हमने बोल दिया कि एसयू है। बट जो चार्जेस की जो बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक हो गया, ये भी एग्जाम में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो भी इसमें लिखा जा रहा है, ठीक है। तो जो बिगेस्ट यूनिट ऑफ जो चार्ज होती है, जो बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फेरेड बोलते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे, कैपेसिटर में पढ़ेंगे इस फेरेड को, ठीक है। बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, फेरेड होता है। और ऑलवेज रिमेंबर दैट, क्या हम फेरेड और कूलाम में कोई रिलेशन स्टेबलाइज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली यस, कि जो फेरेड और कूलाम में जो रिलेशन होने वाला है, फेरेड और कूलाम में जो रिलेशन होने वाला है, कि हम बोल सकते हैं कि जो 1 फेरेड होता है, ठीक है, जो 1 फेरेड होता है, 1 फेरेड इक्वल टू कितना होता है, 96500 कूलाम, ठीक हो गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि फेरेड को हम कूलाम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फेरेड को हम कूलाम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये कन्वर्जन पता होना चाहिए कि 1 फेरेड इक्वल टू क्या होता है, 96500 कूलाम होता है। तो ये क्या है, ये हमने इसमें क्या देखा हमने कि चार्ज क्या होता है,
ठीक हो गया। और चार्ज के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जाम। ठीक है, तो ये है चार्ज। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, नेक्स्ट कुछ टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट कुछ टॉपिक क्या है, अगर इतने पॉइंट तुम चार्जेस के बारे में अगर इनको रिमेंबर रख लेते हो तो डेफिनेटली यहाँ से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक हो गया। तो जो नेक्स्ट टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, कुछ हमारे पास क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये भी बहुत एग्जाम इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 ये एग्जाम में आता है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये अराइज हो रहा होगा कि अगर चार्ज मूव नहीं करेगा, अगर चार्ज रेस्ट में होगा तो हमको क्या फिनोमिनाज होंगे जो प्रोड्यूस होंगे अगर चार्ज रेस्ट में हो रहा होगा। अगर चार्ज मूव कर रहा होगा तो क्या होगा, और अगर चार्ज में एक्सीलरेशन आ रहा होगा तो तब क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये 1 2 3 पॉइंट्स हैं, वो सब एमसीक्यू बनते हैं तुम्हारे एग्जाम में, सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। तो जो फर्स्ट केस को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट केस को जो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब व्हेन ये जो चार्ज है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास, ये चार्ज क्या है, व्हेन चार्ज, ठीक हो गया, चार्ज को हम स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये चार्ज है व्हेन चार्ज क्यू, ठीक है, इज इन रेस्ट। ठीक है, अगर चार्ज क्या है, रेस्ट में है, व्हेन चार्ज क्यू इज इन रेस्ट या व्हेन चार्ज क्यू इज, ठीक है, इन रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट में होगा, तो होने वाला क्या है, क्या प्रोड्यूस होगा। अगर चार्ज रेस्ट में होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, इट प्रोड्यूसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर चार्ज रेस्ट में होगा तो क्या होने वाला है, इट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। इट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। वह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर जब चार्ज रेस्ट में होगा, जो चार्ज रेस्ट में होगा तो क्या होने वाला है। ठीक है, अगर चार्ज रेस्ट में होगा, चार्ज रेस्ट में होने का मतलब चार्ज मूव नहीं कर रहा है, चार्ज फिक्स है। तो चार्ज फिक्स है होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हम इसको नेक्स्ट सेशन में डिटेल से डिस्कस करेंगे। फील्ड का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा रीजन जिसमें अगर कोई अनदर चार्ज आ रहा है तो डेफिनेटली या तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो टॉपिक है इसको हम डिटेल से अभी नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि व्हेन चार्ज इज, अगर चार्ज रेस्ट में होगा या चार्ज स्टेशनरी होगा तो डेफिनेटली इट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। नाउ पॉइंट नंबर टू क्या है, पॉइंट नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर, अब माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि चार्ज कभी अगर चार्ज मोशन कर रहा होगा तो क्या होता है। तो पॉइंट नंबर 2 वही है कि जो पॉइंट नंबर 2 वही कंसीडर कर रहा है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 क्या है, देखो पॉइंट नंबर 2 जो हम पॉइंट नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 2 क्या है, ये जो व्हेन चार्ज क्यू, पॉइंट नंबर 2 क्या है, व्हेन चार्ज क्यू, ठीक हो गया, मूविंग विथ व्हेन चार्ज क्यू मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, व्हेन चार्ज क्यू मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर जो ये चार्ज है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कवर कर रहा होगा, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहा हूं मैं। यूनिफॉर्म मतलब क्या हुआ, एक ही इक्वल टाइम में इक्वल या डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, या सीधे बोलूं यूनिफॉर्म की बात करूं, अगर चार्ज क्या कर रहा होगा, एक ही वेलोसिटी से क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। तो तब हमको क्या फिनोमिना देखने को मिलता है, जब चार्ज क्या हो रहा होगा, एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो तब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है तब, तो इट प्रोड्यूसेस, इस केस में क्या होगा, इट प्रोड्यूसेस, डिटेल से डिस्कस करेंगे इसको हम अभी, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, देन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। तो
जब चार्ज क्या कर रहा होगा, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो डेफिनेटली क्या होगा कि तो हमको क्या देखने को मिलेगा, कौन कौन से इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे। तो जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलेगा हमको और मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगा। ठीक हो गया। तो जो पॉइंट नंबर 3 है, नाउ मूविंग ऑन पॉइंट नंबर 3। ठीक हो गया। पॉइंट नंबर 3 की ओर मूव कर रहे हैं। ठीक हो गया। पॉइंट नंबर 3, देखो पॉइंट नंबर 3 क्या है, पॉइंट नंबर 3 क्या हो गया, when charge q is accelerated, ठीक है, when charge q is accelerated, कहने का मीन्स, इसका दैट मीन्स क्या हुआ, चार्ज में एक्सेलरेशन आ गया है। एक्सेलरेटेड का मीन्स क्या हुआ, चार्ज में एक्सेलरेशन आ चुका है। चार्ज में एक्सेलरेशन आने का मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा होगा, अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा होगा। एक्सेलरेशन आने का मतलब डेफिनेटली वेलोसिटी में चेंज आना, एक्सेलरेशन आने का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी में चेंज आना हुआ। तो अगर होगा क्या, अगर हमारे पास कोई चार्ज है, ठीक है, अगर कोई चार्ज है, अगर वो एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड कहने का मीन्स ये हुआ कि उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। अगर उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा होगा तो तब हमको कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर एक्सेलरेशन में अगर चार्ज एक्सेलरेटेड हो रहा होगा तो तब क्या होगा, इट प्रोड्यूसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक हो गया। इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या क्या मिलने वाला है, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, क्लियर, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एंड emits radiation, ठीक है, emits radiation in the form of electromagnetic wave, EMW। ठीक हो गया, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर हो गया। तो जब चार्जेस क्या होगा, एक्सेलरेटेड होगा, एक्सेलरेटेड होने का मतलब उसमें एक्सेलरेशन आ रहा होगा, एक्सेलरेशन जब आ रहा होगा, अगर चार्ज के पास एक्सेलरेशन आ रहा होगा तो डेफिनेटली इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और कुछ उससे रेडिएशन भी एमिट होंगी, उससे क्या होंगी, कुछ रेडिएशन भी एमिट होंगी। उन रेडिएशन किसके फॉर्म में एमिट होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये पूरा चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स हैं ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम पढ़ेंगे इसको। ठीक हो गया। और इसको कहाँ पढ़ेंगे, जब चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, इसको हम मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। और जो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है, ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पढ़ेंगे। क्लियर हो चुका है। तो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह, ये जो 3 पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ देगा, एग्जामिनर का क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा कि व्हेन चार्ज इज एट स्टेशनरी। ठीक है, देखो यहां से क्या क्या एमसीक्यू बनने वाले हैं कि व्हेन चार्ज इज एट स्टेशनरी, या अगर चार्ज रेस्ट में होगा, देन इट प्रोड्यूसेस, वो बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। दूसरा ऑप्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड ओनली, या थर्ड ऑप्शन होगा बोलेगा बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड नन ऑफ दिस। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जब चार्ज स्टेशनरी में होगा तो डेफिनेटली वो इट विल ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेगा। अगला एमसीक्यू क्या बन जाएगा कि जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा होगा तो तब बोलेगा वो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली मैग्नेटिक फील्ड, और बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगला एमसीक्यू क्या बन जाएगा कि जो चार्ज है अगर वो एक्सेलरेटेड होगा, व्हेन चार्ज इज एक्सेलरेटेड देन इट विल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और जो थर्ड ऑप्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड एमिट्स रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड वाला ही होगा, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक एंड रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, या दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग चार्ज। तो अगर कोई चार्ज के बारे में तुमसे इंफॉर्मेशन पूछता है तो ये सारा डाटा ओपन हो जाना चाहिए कि चार्ज क्या है, चार्ज के रिगार्डिंग क्या पॉइंट्स हैं। ठीक है,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एमसीक्यू आते भी हैं एग्जाम में यहाँ से एमसीक्यू आ भी रहे हैं। एक एमसीक्यू एक दो एमसीक्यू जो लिखा है उससे एक दो एमसीक्यू आराम से आ जाता है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट पॉइंट अब हम कवर करने वाले हैं, ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट हम कवर करने वाले हैं कि मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, मेथड ऑफ चार्जिंग मीन से क्या हुआ कि हमारे पास ऐसे कौन कौन से मेथड है, मेथड ऑफ चार्जिंग को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक हो गया। जो नेक्स्ट टॉपिक है इस टॉपिक का नाम है मेथड ऑफ चार्जिंग। नेक्स्ट जो टॉपिक है इस टॉपिक का क्या नाम है, मेथड ऑफ चार्जिंग। नेक्स्ट जो टॉपिक है उस टॉपिक का क्या नाम है, मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग। क्लियर। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग मीन्स हमारे पास ऐसे कौन कौन से मेथड है जिसकी हेल्प से हम किसी अनचार्ज बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो उन मेथड्स को हम वन बाय वन क्या कर रहे हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट मेथड है, मेथड जो फर्स्ट है, फर्स्ट मेथड जो होता है, फर्स्ट जो मेथड है वो हम लिख सकते हैं इसको चार्जिंग बाय। ठीक है, जो फर्स्ट मेथड है उस मेथड को जो हम बोल सकते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, जो फर्स्ट मेथड है उसको हम क्या लिख सकते हैं, चार्जिंग बाय, जो फर्स्ट मेथड है उसको हम क्या लिख सकते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बोल सकते हैं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को हम एक और नाम बोल सकते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बोलो या चार्जिंग बाय रबिंग बोलो। ठीक है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बोलो या चार्जिंग बाय रबिंग बोलो। ठीक है, फ्रिक्शन से ही रबिंग प्रोड्यूस होगा। क्लियर। तो नेक्स्ट जो मेथड है हमारे पास, जो नेक्स्ट मेथड है किसी भी अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने का जो मेथड है, उस मेथड का क्या नाम है। ठीक है, तो जो हमारे पास जो सेकंड मेथड होता है, ठीक है, जो सेकंड मेथड है उस सेकंड मेथड को हम क्या, सेकंड मेथड का क्या नाम है। ठीक है, तो जो सेकंड मेथड है उसका क्या नाम है, फर्स्ट तो हो गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, हम इसे डिटेल से डिस्कस भी करेंगे अभी। जो दूसरा वाला जो सेकंड मेथड है उसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, जो सेकंड मेथड है इसको हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। जो सेकंड मेथड है क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। एंड जो थर्ड मेथड है, ठीक हो गया, जो थर्ड मेथड है इसको हम क्या नाम, इसको हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक है और यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। चार्जिंग बाय क्या हो जाएगा, कंडक्शन हो जाएगा, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक हो गया, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक हो गया, तो ये चार्जिंग बाय क्या हो जाएगा, चार्जिंग बाय कंडक्शन हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट मेथड है कि कौन कौन से मेथड है, चार्जिंग बाय, ठीक हो गया, ये है देखो चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक हो गया। जो नेक्स्ट जो मेथड है हमारे पास, जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या है, जो ये मेथड है वो चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक हो गया, चार्जिंग बाय इंडक्शन। और जो फर्स्ट जो मेथड है ये है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग। ये वन बाय वन हमने इसको क्या करना है, डिस्कस करना है। और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन क्या होते हैं यहाँ से पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आज हम इसको डिस्कस करते हैं कि क्या चार्जिंग बाय रबिंग या फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, तो चार्जिंग बाय रबिंग या फ्रिक्शन क्या होता है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं आज। ठीक, तो फर्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास उसी को लेके चलते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास, किसको लेके चल रहे हैं हम, चार्जिंग। ठीक है, जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास ये क्या है, फर्स्ट मेथड है, ये है चार्जिंग बाय रबिंग। ठीक है, चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं हम इसको, हम क्या बोल सकते हैं, फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैं इसी के ये जो हमारे पास मेथड ऑफ चार्जिंग है, मैं इसी से मैं जो प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस है इसी की हेल्प से मैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को भी डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, तो मैं इस तरीके से लिंक कर रहा हूं कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज भी यहीं से निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो अब होता क्या है, चार्जिंग बाय रबिंग का मतलब क्या हुआ। ठीक है, चार्जिंग बाय रबिंग का मतलब हुआ, रबिंग करने का मतलब ये हुआ, देखो जैसे ये मेरे पास दो हैंड्स ये हैं, फिंगर्स हैं। ठीक है, इनको मैं क्या कर रहा हूँ, इनको मैं रब कर रहा हूँ। रब करने का मतलब हुआ कि इनको कांटेक्ट में लेके आओ। ठीक है, अब रबिंग मतलब रब करो इनको, रब करने से क्या हो रहा है, देखो करके देखो, रब करने से क्या हो रहा है, रब करने से हो क्या रहा है, जब हम रब करते हैं तो यू ऑब्जर्व दैट आफ्टर सम टाइम हीट
जो हमारे हाथ हैं वो गर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि देखो जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, अपने हाथों को रब कर रहे हैं, तो हाथों को रब करने से हो क्या रहा है, मुझको फ्रिक्शन के अक्रॉस वर्क करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है? देखो जैसे जैसे तुम क्या करोगे, अपने हाथों को रब करोगे, रब करने से क्या हो रहा होगा, मुझे फ्रिक्शन के अक्रॉस वर्क करना पड़ रहा है, और मुझे अगर फ्रिक्शन के अक्रॉस वर्क करना पड़ रहा है तो डेफिनेटली क्या हो रहा होगा, उस वर्क डन से क्या हो रहा होगा, हीट एनर्जी क्या हो रही होगी, प्रोड्यूस हो रही होगी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी, और मुझको अपने हाथ गर्म लग रहे होंगे। कॉन्सेप्ट तो ये है। अब हम इसको यहाँ क्या करते हैं, समझते हैं इसको। ठीक हो गया, इसको हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको समझते हैं। ठीक हो गया, एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, ये मेरे पास, इसको समझने के लिए मेरे पास एक क्या है, स्पेयर है, मेटेलिक स्पेयर हो जाएगा, और ये मेरे पास एक क्या है, अनदर है। ठीक, इसको मैं क्या नाम बोल रहा हूँ, इसको ए नाम दे रहा हूँ और इसको बी नाम दे रहा हूँ, ये दोनों आइडेंटिकल है। ठीक हो गया, तो अब हो क्या रहा है, अब देखो अब मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ये दोनों क्या है, न्यूट्रल है। ये जो न्यूट्रल हैं, ए और बी जो हमारे पास क्या है, ये क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर है, ये न्यूट्रल है। इनिशियली दे आर न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स क्या होता है, न्यूट्रल मीन्स क्या हुआ, सपोज दैट मैं ये बोल रहा हूँ कि जो बॉडी ए है उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, बॉडी ए के पास 10 इलेक्ट्रॉन है बोल रहा हूँ, और जो बॉडी बी है उसके पास मैं बोल रहा हूँ कि 10 प्रोटॉन है। बॉडी ए के पास 10 इलेक्ट्रॉन है और बॉडी बी के पास क्या है, 10 प्रोटॉन है। और सिमिलरली जो बॉडी सेकंड है, वी एज्यूम दैट कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 11 प्रोटॉन हो जाएंगे, 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 11 प्रोटॉन हो जाएंगे। तो कंडीशन कुछ ऐसी है। ये कंडीशन कब की है, ये जो कंडीशन है ये बिफोर रबिंग की है। ये कंडीशन कब की है, ये कंडीशन है ये बिफोर रबिंग की कंडीशन है। ये कब, अभी हमने इसको क्या कर रखा है, रबिंग, बिफोर रबिंग की कंडीशन है। रबिंग मतलब हमने इनको कांटेक्ट में नहीं लेके आए। बिफोर रबिंग की कहानी कुछ ऐसी है। बिफोर रबिंग की कहानी क्या है, बॉडी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, और इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन बी के पास है। तो अब ये क्या है, इनिशियली ये न्यूट्रल है, ए और बी आर न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडीज का मीन्स क्या हुआ, न्यूट्रल बॉडीज का मीन्स क्या हुआ कि जितने उसके पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है उतना ही प्रोटॉनिक चार्ज है। कहने का मीन्स ओवरऑल जीरो है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये नहीं हुआ कि बॉडी के पास चार्ज जीरो है। न्यूट्रल बॉडी मीन्स हुआ जितना उसके पास पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसके पास क्या है, नेगेटिव भी चार्ज है। तो अब हम इसको वन बाय वन क्या कर रहे हैं, हम चार्ज निकाल रहे हैं। ठीक है, वन बाय वन हम क्या कर रहे हैं, वन बाय वन हम अब चार्ज को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसका स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट मैं निकालता हूं कि चार्ज ऑन ए, सबसे फर्स्ट मैं निकाल रहा हूं कि जो बॉडी ए है इसमें कितना चार्ज है, इसमें कितना चार्ज है। तो यू ऑब्जर्व दैट 10e, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और एक प्रोटॉन का जो चार्ज कितना होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। तो देखो जो बॉडी ए है उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, और 10 इलेक्ट्रॉन के अक्रॉस चार्ज कितना होगा, -10e हो जाएगा। 10 इलेक्ट्रॉन के अक्रॉस कितना चार्ज हो जाएगा, -10e हो जाएगा। और 10 प्रोटॉन के अक्रॉस चार्ज कितना हो जाएगा, +10e हो जाएगा। ठीक है, +10e हो जाएगा। तो हम यहाँ से ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि जो QA है, चार्ज ऑन बॉडी ए है, चार्ज ऑन बॉडी ए वो 0 आया है। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करते हैं, सिमिलरली चार्ज ऑन बॉडी बी निकालते हैं। सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं, चार्ज ऑन बॉडी बी निकालते हैं। सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं, चार्ज ऑन बॉडी बी एंड चार्ज ऑन बॉडी बी के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो 11 इलेक्ट्रॉन है उसके अक्रॉस चार्ज बताओ, -11 इलेक्ट्रॉन ई, -11 बोल सकते हैं। और 11 प्रोटॉन के अक्रॉस चार्ज बताओ, +11 लिख सकते हैं, +11 लिख सकते हैं। तो क्यू बी कितना आ जाएगा बताओ, क्यू बी फिर से 0 आ जाएगा, क्यू बी फिर से 0 आ जाएगा, चार्ज ऑन बॉडी फिर से 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते क्या हैं, देखो अब हम करते क्या हैं, अगर इसको मैं एक सिस्टम कंसीडर कर लूं। अब देखो हम कर क्या रहे हैं, इस पूरे को हम, ये जो दो बॉडी थी पहले, इसको हमने एक सिस्टम कंसीडर कर लिया, ये एक सिस्टम हो गया। ये क्या हो गया, टू स्फीयर्स का एक सिस्टम हो गया। तो अगर अब हम फाइंड आउट करें, अगर मैं इसको एज एक सिस्टम कंसीडर करूं, एज ए सिस्टम कंसीडर करूं और उस सिस्टम का चार्ज ने फाइंड आउट करने को बोलूं तो क्या होगा, तो क्यू सिस्टम कितने होने वाला है, क्यू सिस्टम क्या होगा बताओ, QA + QB होगा।
क्योंकि सिस्टम दो 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 स्फीयर से मिलकर बना है। तो अब QA तुम जानते हो, QA कितना है 0 और Q2 कितना है 0। तो यहाँ से जो Q सिस्टम है, जो Q सिस्टम क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से जो Q सिस्टम है वो 0 निकल के आ जाएगा। जो Q सिस्टम, जो सिस्टम का चार्ज है वो भी 0 निकल के आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जब मैं इन दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में लेके ही नहीं आया हूं, और जब मैंने इनको रब नहीं किया है, अगर मैं, ये है देखो, ये दो मेरे पास दो हैंड्स हैं, जब मैं इनको रब ही नहीं करूंगा तो कहाँ से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है। तो जब मैं इन इन दोनों स्फीयर्स को, जो न्यूट्रल स्फीयर हैं, जब मैं इनको रब नहीं कर रहा हूं, तो जो टोटल चार्ज ऑन बॉडी ए भी 0 है, टोटल चार्ज ऑन बॉडी बी भी 0 है, और टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम भी 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दो स्फीयर हैं ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन्स जितना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज उतना ही प्रोटॉनिक चार्ज है। तो अब देखो होता क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं। अब जो नेक्स्ट पिक्चर है वो आफ्टर रबिंग क्या होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि आफ्टर रबिंग क्या होने वाला है। ठीक है, आफ्टर रबिंग क्या होगा। अब क्वेश्चन ये है कि आफ्टर रबिंग क्या होगा। ठीक है, आफ्टर रबिंग क्या होने वाला है उसको डिस्कस कर रहे हैं। आफ्टर रबिंग क्या होगा। आफ्टर रबिंग मतलब जब मैं इन दोनों बॉडीज को क्या ले आऊंगा, कांटेक्ट में ले आऊंगा। रबिंग का मतलब कांटेक्ट में ले आ रहे हैं। ठीक है, तो जब मैं इन दोनों बॉडीज को देखो कांटेक्ट में ले आ रहे हैं, जब हम इन दोनों बॉडीज को क्या करेंगे, कांटेक्ट में ले आते हैं। ठीक है, तो इन दोनों बॉडीज को देखो हम क्या करेंगे, इन ये जो दो बॉडीज हैं, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। ठीक है, इन दोनों बॉडीज को हम क्या कर रहे हैं, कांटेक्ट में ले आए। तो ये बॉडी ए थी और ये बॉडी ए है। इसके पास कितने थे, 10 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास क्या थे, 10 प्रोटॉन, और इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास क्या थे, 11 प्रोटॉन थे। क्लियर। अब मैंने क्या किया, इनको रब करना शुरू कर दिया। रब करना मतलब कांटेक्ट में ले आया। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, देखो जब हम इन दोनों को कांटेक्ट में ले आएंगे तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब हम रब करेंगे, रब करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। रब करने से क्या होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कौन बॉडी पहले इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी। क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि ए बॉडी पहले इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी या बी बॉडी पहले इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, है ना। तो उसके लिए हम एक टर्म को डिफाइन करते हैं, उस टर्म का नाम होता है वर्क फंक्शन। ठीक हो गया, मॉडर्न फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। हम एक टर्म को डिफाइन करते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, एक टर्म को हम डिफाइन करते हैं वर्क फंक्शन। अब ये वर्क फंक्शन होता क्या है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्क फंक्शन क्या है, इट इज मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं। इट इज मिनिमम एनर्जी। वर्क फंक्शन को कैसे डिफाइन करोगे, इट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। कहां से, एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉडी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन जो मिनिमम से मिनिमम एनर्जी, किसी भी इलेक्ट्रॉन को बॉडी की सरफेस से निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी होती है वो उसका वर्क फंक्शन होता है। तो देखो अब होगा क्या, अब जिस बॉडी का वर्क फंक्शन क्या होगा, कम होगा, वो पहले इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। तो इसका आंसर मिल गया, कौन बॉडी पहले इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। तो कौन बॉडी पहले इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, डेफिनेटली वो क्या करेगी, ज्यादा, वो पहले इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी। तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि लेट जो वर्क फंक्शन ऑफ बॉडी ए है इज लेस देन दैट ऑफ वर्क फंक्शन ऑफ बी। ठीक है, मेरा एजम्पशन क्या है, मैं क्या बोल रहा हूं कि वर्क फंक्शन ऑफ ए इज लेस देन दैट ऑफ द वर्क फंक्शन ऑफ बी। इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी ए पहले इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी। कौन ही पहले इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, तो जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो इलेक्ट्रॉन को पहले लूज करेगी। ठीक हो गया, तो वो इलेक्ट्रॉन को पहले लूज करेगी मीन्स ये एक इलेक्ट्रॉन, ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया। बॉडी ए ने क्या करा, पहले इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। बॉडी ए ने पहले इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। तो अब हम फिर से क्या कर रहे हैं, चार्ज को डिस्कस कर रहे हैं। फिर से हम क्या करेंगे, वन बाय वन क्या करेंगे, अब चार्ज को फाइंड आउट करते हैं। तो जब बॉडी ए ने चार्ज को लूज करा तो बोलो कि क्यू ए के पास कितना चार्ज आ गया। इसने तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करा, बी को दे दिया। तो अब यहाँ क्या बचा बताओ, 9 इलेक्ट्रॉन बचे, और 9 इलेक्ट्रॉन के अक्रॉस चार्ज बताओगे तो कितना आएगा, -9 ही आएगा। और
-9 आएगा और क्या प्रोटॉन का भी ट्रांसफर होगा। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्या प्रोटॉन भी 9 होंगे? सोचो इसको, क्या प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा या प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होगा? तो क्या होगा? ठीक है, प्रोटॉन ट्रांसफर होंगे या नहीं होंगे, ये क्वेश्चन है। सोचो, अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो मैंने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो यहाँ 9e आ गया, और यहाँ क्या आ जाएगा, मैं क्या लिख रहा हूँ, 10e लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 10 प्रोटॉन के अक्रॉस चार्ज कितना होगा, 10e हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये +e आ जाएगा। क्या आ जाएगा? +e आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम चार्ज ऑन बॉडी बी के बारे में बात करते हैं, चार्ज ऑन बॉडी बी के बारे में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली क्या होगा, डेफिनेटली हो क्या रहा होगा, बॉडी ए ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करा है, बॉडी बी ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या करा है, गेन किया है। पहले उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। और 12 इलेक्ट्रॉन के अक्रॉस चार्ज बताओ, -12e। और 11 प्रोटॉन के अक्रॉस चार्ज कितना होगा, +11e। तो इस केस में क्या आ जाएगा, -e आ जाएगा। इस केस में क्या आ जाएगा, -e आ जाने वाला है। ठीक है, फिर से अगर हम क्या करते हैं, देखो, अगर हम इन दोनों चार्जेस को एक सिस्टम कंसीडर कर लें, ठीक है, इन दोनों को हम क्या बोल रहे हैं, एक सिस्टम कंसीडर कर लें। अगर मैं इसको एक सिस्टम कंसीडर कर लूं, तो चार्ज ऑफ सिस्टम बताओ, फिर चार्ज ऑफ सिस्टम कितना होगा? सिस्टम तो दो ही चार्जेस से मिलकर बना है, QA + QB। सिस्टम किससे मिलकर बना है? दो चार्जेस से मिलकर बना है, QA + QB से मिलकर बना है। तो QA का चार्ज क्या है? QA का चार्ज है +e, ठीक हो गया। और QB का चार्ज कितना हो जाएगा, -e। तो अगर सिस्टम के बारे में बात करोगे, तो जो सिस्टम का चार्ज है वो अभी भी 0 है। ठीक है, तो जो सिस्टम का चार्ज आया, बिफोर रबिंग बोलो या आफ्टर रबिंग बोलो, सिस्टम के चार्ज में कोई चेंज नहीं आया है। इसका मतलब कि जो चार्ज ऑफ सिस्टम होगा हमेशा कंजर्व होगा। तो अब यहां से देखो, बहुत सारे इंपोर्टेंट ये इट इज द एग्जाम्पल बोल सकते हो, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, या प्रोसेस ऑफ बोल सकते हो, कैसे हम क्या कर सकते हैं, रबिंग से टू बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं। देखो, जब मैंने इन बॉडीज को चार्ज नहीं किया था, तो दोनों QA और QB दोनों क्या थे, न्यूट्रल थे। बट जब मैंने इन A और B को क्या करा, रब करा या कॉन्टेक्ट में लेके आया, तो जो बॉडी A हो पॉजिटिवली चार्ज हो गई। बॉडी क्या हो गई, बॉडी A क्या हो चुकी है, जो बॉडी A है वो पॉजिटिवली चार्ज बन चुकी है, और जो बॉडी B है वो निगेटिवली चार्ज बन चुकी है। तो ये क्या है, चार्जिंग बाय, ये जो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग से हम कैसे ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं, वो मैंने उसका इलस्ट्रेशन करके दिखाया कि आफ्टर रबिंग क्या हो जाएगा, कि जो चार्ज ऑन ए बॉडी है पॉजिटिव हो जाएगा, और जो चार्ज ऑफ बॉडी निगेटिव हो जाएगा। और चार्ज और सिस्टम बोलूंगा तो हमेशा 0 होगा, चाहे तुम बिफोर रबिंग की बात करो या आफ्टर रबिंग की बात करो। इज दैट क्लियर? तो अब देखो, यहां से क्या क्या प्रॉपर्टीज निकल के आई। ये जो मैंने चार्जिंग बाय रबिंग या फ्रिक्शन सिखाया है, यहां से हमको चार्जेस की प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टी निकल के आई हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या होता है, यहां से मैं प्रॉपर्टी की भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर जो 1 है, वो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, कि जो चार्ज, प्रॉपर्टी नंबर 1 तो हम बोल सकते हैं चार्ज। ठीक है, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। चार्ज इज, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। चार्ज हमेशा कंजर्व रहती है। देखो, क्यू सिस्टम रबिंग से पहले और रबिंग के बाद सिस्टम का चार्ज 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, कि जो टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम है वो हमेशा 0 रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, चार्ज की क्या प्रॉपर्टी निकल के आई, कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। नोट डाउन, चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। ठीक है, कंजर्व का मतलब ये। तो जो सेकंड प्रॉपर्टी जो निकल के आई है, ठीक हो गया, जो सेकंड प्रॉपर्टी निकल के आई है, सेकंड प्रॉपर्टी यहां से क्या निकल के आई है उसको भी देखो। सेकंड प्रॉपर्टी क्या निकल के आई है, सेकंड प्रॉपर्टी ये निकल के आई है कि द बॉडी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या निकल के आई है, द बॉडी विच लूज इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, ठीक है, द बॉडी विच लूज इलेक्ट्रॉन फर्स्ट बिकम्स, बोलो क्या बन जाएगी, बिकम्स पॉजिटिव।
क्या बन जाएगी, बिकम्स पॉजिटिव बन जाएगी, बिकम्स पॉजिटिव। और पॉजिटिव मीन्स क्या हुआ, फिर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स डिफिशियंसी, दैट मीन्स क्या हुआ, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि किसी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आने का क्या मतलब है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉजिटिव चार्ज ओवर अ बॉडी। तो पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है कि डेफिनेटली उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो रहा होगा। देखो पीछे पहले जब हमने रबिंग करा तो उसके पास 9 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, लूज हुआ। तो डेफिनेटली जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज फर्स्ट करेगी वो बन जाएगी पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगी। ठीक है, जो अगला पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट नंबर 3 जो निकल के आया है यहां से, पॉइंट नंबर 3 क्या है, द बॉडी, पॉइंट नंबर 3 क्या है, द बॉडी विच गेन इलेक्ट्रॉन, विच गेन्स इलेक्ट्रॉन, क्या बन जाएगी वो, बिकम्स नेगेटिवली चार्ज बन जाएगी, बिकम्स नेगेटिवली चार्ज बन जाएगी, क्या बन जाएगी, नेगेटिवली चार्ज बन जाएगी। और किसी बॉडी में नेगेटिव चार्ज आने का मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या हुआ किसी भी बॉडी में, ये एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि किसी भी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई होगी, क्लियर। पॉजिटिव चार्ज आने का मीन्स क्या हुआ, उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आया है यहां से क्या है, जो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आया है वो क्या है, ठीक हो गया, जो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आया है वो क्या है, जो पॉइंट नंबर 3 इस एग्जाम्पल से निकल के आया है कि द चार्ज ओवर, ठीक है, द चार्ज ओवर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, द चार्ज ओवर अ बॉडी, द चार्ज ओवर अ बॉडी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिखा ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट, इस बट को हटा देते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली, ओनली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली, नॉट प्रोटॉन, नॉट प्रोटॉन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट प्रोटॉन। मैंने क्या बोला कि किसी भी बॉडी में जो चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से आता है, प्रोटॉन की वजह से नहीं आता है। तो इसके पीछे रीजन क्या होता होगा, रीजन ये है कि जब हम रब करते हैं तो हम रबिंग से हम इतनी सफिशिएंट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं कि जो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बाइंड है उसको हम क्या कर सकें, उसको लूज नहीं कर सकते। हम फ्रिक्शन से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते हैं कि हम जो प्रोटॉन न्यूक्लियस में बैठा हुआ है उसको हम बाहर ले आए, ठीक है। तो इसीलिए ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जो किसी भी बॉडी में जो चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से आता है, प्रोटॉन के ट्रांसफर की वजह से नहीं आता है। और बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि प्रोटॉन भी ट्रांसफर हो रहे हैं, बट प्रोटॉन का ट्रांसफर कभी नहीं होता है। ये पिछले एग्जाम्पल में भी देखा होगा तुमने कि 10 प्रोटॉन है तो 10 ही प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। इसके पीछे रीजन ही वही है कि जो प्रोटॉन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस से न्यूक्लियस से बाइंडे रहते हैं और फ्रिक्शन से मैं इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता हूँ कि वो फ्री बाहर आ जाए, ठीक हो गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट नंबर 4, कॉन्सेप्ट नंबर 4 ये है, क्या मास में भी कोई चेंज आया होगा, ठीक है। जब हम क्या कर रहे होंगे, रब कर रहे होंगे, तो क्या मास ऑफ, जो मास है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो मास है, मास ऑफ बॉडी है, क्या इसमें कोई चेंज आया होगा या मास ऑफ में कोई चेंज आया होगा, बोलो। क्या जब हमने रबिंग किया, रब करने से जो मास ऑफ बॉडी है उसमें कोई चेंज आया होगा, यस और नो। तो डेफिनेटली चेंज आया होगा, क्यों, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन का मास वैसे बहुत कम होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। पर हम क्या बोल सकते हैं कि जो मास ऑफ ए है, जो मास ऑफ बॉडी ए है वो स्लाइटली डिक्रीज कर रहा होगा, स्लाइटली डिक्रीज तो कर ही रहा होगा, स्लाइटली डिक्रीज कर रहा होगा, स्लाइटली डिक्रीज कर रहा होगा। डिक्रीज क्यों कर रहा होगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, क्लियर, इलेक्ट्रॉन को लूज करा है। तो अब मास ऑफ बॉडी बी, जो मास ऑफ बॉडी बी है, ठीक है,
जो मास ऑफ बॉडी बी है इसमें क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा बताओ, मास ऑफ बॉडी बी में क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा, तो डेफिनेटली यस इंक्रीज, ये क्या हो रहा होगा स्लाइटली, तो जो मास ऑफ बॉडी हो स्लाइटली इंक्रीज कर रहा होगा, स्लाइटली इंक्रीजेस कर रहा होगा, और इंक्रीज क्यों कर रहा होगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। अगर कोई बॉडी एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है तो डेफिनेटली कुछ तो मास में उसका स्लाइटली थोड़ा बहुत तो चेंज आया होगा। 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg अगर ऐड हो रहा है तो थोड़ा बहुत तो मास में चेंज आया ही आया होगा। तो ये दो पॉइंट हैं, ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम में क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दो इंपोर्टेंट पॉइंट है कि मास ऑफ क्या होगा स्लाइटली डिक्रीज होगा और मास ऑफ क्या होगा स्लाइटली इंक्रीज होगा। तो एग्जाम में इस तरीके के एमसीक्यू आ जाते हैं। तो ये आज हमने क्या देखा कि हम कैसे क्या कर सकते हैं, कैसे हम दो ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं चार्जिंग बाय रबिंग और या फ्रिक्शन से कैसे हम क्या कर सकते हैं चार्ज कर सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर है इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, जो हम कल हम आगे को डिस्कस करेंगे। क्लियर, थैंक यू।